हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेक्शन, दैट इज till that section we have done with this, that is section number 213 and 214. Also we have done with this 215, also done with this. Now let's start. It has been done also. Duty of all the employees ये भी done है. Now this part also done. Yeah, let's start. पावर ऑफ अ इंस्पेक्टर. अब जिस इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, नाउ व्हाट इज द पावर दे हैव, दैट इज गिवन इन अ सेक्शन नंबर 219 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, power of inspector to conduct the investigation into the affairs of the related parties, related companies. Means इंस्पेक्टर के पास क्या पावर होती है? टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. इफ द इंस्पेक्टर अपॉइंट करा गया है 2110, दैट इज 210, सॉरी 212 213 में, to investigate into the affairs of a company, consider it necessary for the purpose of investigation, can also investigate. एक कंपनी की इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके अफेयर्स को, तो पावर, वो इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर है? वो अनदर बॉडी कॉर्पोरेट के भी मतलब अफेयर्स इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ये पावर होते हैं इंस्पेक्टर को. एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एट एनी रेलेवेंट टाइम बीन कंपनीज सब्सिडरी कंपनी, मतलब जिस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी कोई और सब्सिडरी कंपनी है, या फिर कोई एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी भी सब्सिडरी है, होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, तो दे कैन हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर एंटिटीज. ओके, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, या फिर हैज एट एनी रेलेवेंट टाइम, मतलब पास्ट में भी मैनेज बाय एनी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और एज अ मैनेजर हु इज वाज एट द रेलेवेंट टाइम मैनेजर और द मैनेजर ऑफ अ कंपनी. मींस सपोज दैट दे आर वर्किंग 10 years ago एक मिस्टर एक्स थे जो कि कंपनी में मैनेजर थे. नाउ दे आर नॉट मैनेजर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट कंपनी के अफेयर्स के इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं. नाउ इंस्पेक्टर वांट that on that particular time, at that particular time, who was the managing director, so that particular Mr. X can also be investigated. Doesn't matter he was working in another place and working in a present company. ठीक है. Okay, now let's start. Any other body corporate जिसके board of director comprises the nominee of the company, या फिर is accustomed to act in accordance with the direction or instruction of a company, या फिर any other. Basically जो points हमने पढ़े थे ना, who is the beneficial owner of a company, basically to identify करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो यही पॉइंट्स दिए गए हैं. कंपनी को रन करते थे, डिसीजंस लेते थे. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, एनी पर्सन हु इज, या फिर हैज एट इन रेलेवेंट टाइम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर एम्प्लॉय थे, उनके भी अफेयर्स जो इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं. अब रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, सॉरी रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर जो है हमारा शैल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा ऑन द, मतलब सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड रिपोर्ट ऑन द अफेयर ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर and the manager as he consider that result of his investigation are relevant to the investigation. Seizure of the document by the inspector. अब सीजर ऑफ द बुक्स एंड द पेपर वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इंस्पेक्टर के पास रीजनेबल ग्राउंड है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं अदर बॉडी कॉर्पोरेट के. स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रीवियसली मैंने बताया था, मैं आपको बता देती हूँ. वहां पर सीजर हो रहा था डॉक्यूमेंट्स का, बुक्स का म्यूटिलेशन हो रहा था, डेस्ट्रॉय, अल्टर, फॉल्सिफिकेशन उस पर्टिकुलर कंपनी का. अब यहाँ पे सीजर ऑफ द बुक्स एंड पेपर अदर बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि अदर्स हैं, they are not belonging to that particular company who is in a investigation into the affairs of its company. ठीक है, यहाँ पर another body corporate की बात हो रही है. means relating to any company, other body corporate, managing director, manager of such company,
जो कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, म्यूटिलेटेड, अल्टर, फॉल्सिफाई या फिर उनको सीक्रेट करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर क्या करेगा, एंटर करेगा कंपनी के अंदर या फिर प्लेस वेयर सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द कीप एंड सीज करेगा. But after allowing the company, if you want to take the copy of that particular documents which is necessary, yes, you can take that. And after that, we will seize that particular books of accounts. The time वही होगा. Inspector shall keep such books and paper not later than the conclusion of investigation. There is no, but now till the conclusion of investigation, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग रख सकते हैं. एंड देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को, या फिर अगर बॉडी कॉर्पोरेट के लिए थे तो उनको हम लोग डॉक्यूमेंट्स को एक्सट्रैक्ट अलाउ करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को भी प्लेस कर सकते हैं एंड अप्लाई होंगे किसी कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1973. ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब आ जाती है कंपनी के असेट्स की फ्रीज करने की बात. तो सेक्शन नंबर 221 की बात हो रही है यहाँ पर. सेक्शन नंबर 221, ठीक है, और ये 220 का सेट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड इसको आप याद रखना कि यहाँ पे टाइम पीरियड होता है अंटिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर थिंग, दैट इज सेक्शन नंबर 221, फ्रीज करना ऑफ द सेट्स ऑफ द कंपनी ऑन द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. मींस ऑर्डर ऑफ सेक्शन 21 डील फ्रीजिंग ऑफ द सेट्स ऑन द इंक्वायरी हो गया हमारा. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी. सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, वो एप्लीकेशन किसको, एनसीएलटी को, फंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. ठीक है, इफ देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, सॉरी, if there is reasonable ground to believe that removal or transfer or disposal of the fund in assets is likely to take place ना, which is a prejudicial to the interest of a company. ये सब क्या है, इसके अगेंस्ट है. तो उसके या फिर ट्रांसफर ऑफ फंड या फिर डिस्पोजल ऑफ द असेट्स प्रॉपर्टी, तो उसके लिए क्या है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लिखेगी. देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड. दे आर नॉट लाइक भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना एप्लीकेशन लिखेगी. दे हैव अ, मतलब दे हैव अ प्रॉपरली एविडेंस दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग. तो उस केस में क्या है, दे विल order of a tribunal आएगा after receiving the application on the reference made by the central government in या फिर in connection with any inquiry during the investigation. पता चलता है कि इस कंपनी की assets को ट्रांसफर या फिर फंड के ट्रांसफर को जो कि प्रेजुडिशियल के इंटरेस्ट को हार्मफुल कर सकता है, तो उस केस में हम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स और या फिर ऑन एनी कंप्लेंट मेड बाय सच मेंबर्स स्पेसिफाइड 244, जिसमें वो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन वाली बात होती है, जहां पर मेंबर्स को राइट होता है एप्लीकेशन लिखने का, या फिर वो एप्लीकेशन लिखते हैं ट्राइब्यूनल को कि कंपनी के असेट्स को फ्रीज करो इस केस में. या फिर एन क्रेडिटर हैविंग द अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपीज अगेंस्ट द कंपनी, मतलब कंपनी के पास उनका डेट है मोर देन 1 लाख रुपीज का, तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं. और एनी अदर पर्सन हैविंग द रीजनेबल ग्राउंड कि ये हो सकता है, डजंट मैटर वो कंपनी का मेंबर है, क्रेडिटर है, बट उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, कंपनी में ये होने वाला है. So there is a 4 person who can make an application to the tribunal. First of all, central government. Second is the creditor having the debt, मतलब कंपनी पर डेट है मोर देन 1 लाख रुपीज का, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन. 244 में जो राइट्स होते हैं ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लिखने के, वो लोग एप्लीकेशन लिखते हैं कि कंपनी के असेट्स को ट्रांसफर को हम लोग फ्रीज करें, वो पर्सन हो गए. तो देयर इज एन एनी अदर पर्सन हैविंग द रीजनेबल ग्राउंड दैट द कुछ भी ऐसा हो रहा है जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, क्रेडिटर और पब्लिक इंटरेस्ट में. ठीक है, तो उस केस में हमारे ट्राइब्यूनल शेल ट्रांसफर पर्टिकुलर असेट्स को सेव करते हैं. अगर आप करते हैं तो अगर तो उस केस में क्या ट्राइब्यूनल को मतलब पास राइट है, दे विल पनिश एंड दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट अमाउंट इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है. नाउ 222 सेक्शन, दैट इज द इम्पोजिशन. अब यहाँ पे सिक्योरिटीज, स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो रही थी हमारी असेट्स की, अब यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटीज की.
मीन्स यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांसफर पर बात हो रही है। ट्राइब्यूनल में बाय एन ऑर्डर पुट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटी वेयर, अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि कोई भी कंप्लेन किसी ने भी दी है, मतलब 206 में दी गई है, या फिर ऑन एन रेलेवेंट मेड बाय एनी पर्सन टू फाइंड द रेलेवेंट फैक्ट एनी सिक्योरिटीज, तो उस केस में क्या ट्राइब्यूनल को ओपिनियन है कि मतलब डीम टू बी फिट है एंड आर इम्पोज द ट्राइब्यूनल बाय एन ऑर्डर दैट सिक्योरिटीज शैल बी सब्जेक्ट टू ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड, यहाँ पर भी 3 साल की कंडीशन है। बट देयर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पर सेक्शन अलग अलग है। सिक्योरिटीज के लिए क्या है, ट्रिपल टू है, एंड ठीक है, and this is the punishment part. If you are contravening the order of the tribunal, then there is a particular imprisonment or penalty may be imposed. ठीक है, अब आ जाते हैं इंस्पेक्टर रिपोर्ट दैट इज कवरिंग इन 2 to 3. Student, this is all about to complete, so let's complete it. अब आ जाते हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबमिशन ऑफ इंटरम रिपोर्ट, मतलब बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला या फिर सीओ तो इंस्पेक्टर ने क्या करा कि अब तक की वो रिपोर्ट बना के उसको बोला जाता है, बीच में कोई रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट इज कंसीडर्ड एज इंटरम रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट वो होती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, देयर आफ्टर दे आर मेकिंग अ फाइनल रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एन इंस्पेक्टर जो अपॉइंट करा गया था, डायरेक्टेड करा गया था, सबमिट द इंटरम रिपोर्ट टू दैट गवर्नमेंट एंड ऑन अ कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन submit the final report to the central government, and report should be in a writing or printed होनी चाहिए, ठीक है। और obtaining the copy or report, जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो किसको राइट है ऑब्टेन करने का, मेंबर्स, क्रेडिटर या फिर एनी अदर पर्सन जिसका इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑथेंटिकेशन, जो रिपोर्ट है इंस्पेक्टर की वो ऑथेंटिकेटेड करी जाएगी बाय द सील ऑफ द कंपनी हुज अफेयर्स आर द इन्वेस्टिगेटेड, उस कंपनी की स्टैम्प से सील करा जाएगा, ठीक है। और या फिर बाय सर्टिफिकेट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ रिपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, एंड सच रिपोर्ट शैल बी एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स as evidences in relation to any matter contained, and exception, yes of course, nothing exceptions, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 2 to 4, दैट इज द एक्शन टेकन। अब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब उस केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, ठीक है। एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट, अगर कोई भी पर्सन गिल्टी पाया गया ऑफ द ऑफेंस, तो उस केस में क्या है, गिल्टी होगा एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर इंपोज होगी, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी सच पर्सन, एंड जो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय और टू गिव अ सेंट्रल गवर्नमेंट नेसेसरी असिस्टेंट, ठीक है। फाइलिंग ऑफ पेटिशन बाय द पर्सन ऑथराइज, अब उस केस में क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को ऑथराइज करेगी, वो पर्सन क्या है, पेटिशन को फाइल करेगा, जो भी पर्सन लाइबल थे, जिन जो लोग क्रिमिनल गिल्टी पाए गए, अब उस केस में क्या है, पेटिशन फाइल होगी। अब पेटिशन जो है हमारी कैसे फाइल होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, अनलेस अ कंपनी जो है हमारी वाइंडिंग अप में है, अगर वाइंडिंग अप में है तो वाइंडिंग अप में जाएगी, मतलब वाइंडिंग अप के कौन सा सेक्शन है, आईबीसी में जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कंपनी नॉर्मल कोर्स में है तो ट्राइब्यूनल पर्सन ऑथराइज ट्राइब्यूनल को जाएगी, पेटिशन जो है हमारी फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट ऑन ग्राउंड दैट इज जस्ट ट्राइब्यूनल को क्या है, जो ऑथराइज के द्वारा वो एप्लीकेशन लिखेगा, ठीक है, पेटिशन देगा, ऑफ द मिसमैनेजमेंट उस केस में भी, एंड या फिर बोथ, ठीक है। नाउ इंटीमेशन ऑफ द वाइंडिंग अप सीओ मोटो, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी विदाउट गिविंग एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 या फिर कोई भी पर्सन ऑथराइज विदाउट इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट सीओ मोटो इनिशिएशन कर सकती है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा हमारा, इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट प्रोसीडिंग्स पब्लिक इंटरेस्ट या फिर एनी अदर पर्सन, तो इस केस में क्या होगा, रिकवरी ऑफ डैमेजेस in respect of any fraud, misfeasance or other misconduct in connection with the promotion, formation or management of the affairs of such company or body corporate or for the recovery of any property from the particular person, ठीक है। अब इस केस में आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ ब्रिंग ला सकती है प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप इन द नेम ऑफ सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो
अगर जो रिपोर्ट सबमिट करी गई है इंस्पेक्टर के द्वारा और फ्रॉड उसमें पाया गया कि इस इंस्पेक्टर ने ये फ्रॉड किया है, मैकी मैनेजर पर्सन ने ये करा गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को फॉर द एप्रोप्रिएट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द डिसजॉर्जमेंट ऑफ सच असेट्स प्रॉपर्टी और कैश, मतलब उनसे वो वापस कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए जिन लोगों ने भी फ्रॉड करा है। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है गवर्नमेंट किससे लेके एक्सपेंडिचर, हु वाज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर मतलब फ्रॉड, फ्रॉड में जो लोग आइडेंटिफाई होंगे उस केस में क्या है, एक्सपेंसेस उनसे पेयर करा जाएगा। सेक्शन 225 में ये लिखा गया है। मींस reimbursement tax is convicted on a prosecution instituted who is ordered to pay damages, restore any property, मतलब disgorgement वाला part आ गया in a proceeding broad extent of the reimbursement means जो भी expenditure पड़ेंगे damages जो भी person responsible होगा उससे लिया जाएगा। voluntary winding up means voluntary winding up कहाँ होगा, सपोज दैट कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है तो उस केस में क्या है, वो इन्वेस्ट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते। इसमें यही कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर initiated notwithstanding no such investigation shall be stopped or suspended by the reason that application made करी गई, company has passed a special resolution for the winding up या फिर any other proceeding for the winding up of the company is pending the before the tribunal। तो उस केस में क्या है, कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होगी, ये नहीं है कि कंपनी ने एप्लीकेशन दे दिया, एसआर पास कर दिया, कंपनी का हम लोग वाइंडिंग अप कर रहे हैं। दे कांट हाइड द एनी काइंड ऑफ द फ्रॉड और मिसफीजेंस जो भी कंपनी में करा गया है, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं लीगल एडवाइजर एंड बैंकर नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन। सेक्शन 227 में कहा गया है कि अगर इस चैप्टर में मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ये कहा गया है फॉर नॉट डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन बाय द सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन कौन कौन है, लीगल एडवाइजर एंड द बैंकर। मीन सपोज दैट अब ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी बैंकर से और लीगल एडवाइजर से, अगर लीगल एडवाइजर ने मना कर दिया, मतलब by a legal advisor of any privileged communication made to him in that capacity except as name and address of his client, या फिर by the banker, तो उस केस में क्या है फिर, सॉरी जस्ट अ मिनट, suppose that if they want to make central government want this few information from the bank, so they will make an application to the bank and bank has a duty, मतलब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फिर ट्राइब्यूनल के साथ कोऑपरेट करें and they have to provide the communication and details about that particular body, corporate person on affairs of any of customer with that। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, तो ये भी यहाँ पर फॉरेन कंपनी पर दिस चैप्टर अप्लाई होगा। मींस सेक्शन 228 ये कहता है कि these particular provisions relating to the chapter 14 inspection inquiry investigation shall also apply to the foreign company। ठीक है, penalty for furnishing the false information means अब गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स मांगे 229 में ये कहा गया है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन 206 में या फिर किसी ऑफिसर से डिटेल मांगी, एम्प्लॉय से डिटेल मांगी, बट उन्होंने क्या करा कि अंडर द इन्वेस्टिगेशन शैल बी पनिशेबल होंगे under section 447 if they are giving the information that is the false wrong, they will be liable for a punishment under section 447। 447 section में पढ़ाऊंगी miscellaneous में, that is the very very strict। अब कौन कौन से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, म्यूटिलेट्स, फॉल्स, कंसेंट टेम्पर, अनऑथराइज्ड रिमूवल करा, टू द डिस्ट्रक्शन म्यूटिलेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, मेक या फिर पार्टली मेक, एंट्री डिलीट कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट से, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन व्हिच इज अ फॉल्स या फिर वो मतलब फोर्ज है, बिल्कुल ही गलत है, तो उस केस में क्या है, दे विल बी लायबल फॉर अ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4। डू योर हार्ड, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू करिए एंड गिव योर मतलब टाइम को रिस्पेक्ट करिए। आप किसी भी चीज को रिस्पेक्ट मत करो, ना ही मनी को, doesn't matter। if you are respecting your time, students, one day you will get your success whatever you are thinking now। till that time, take care, bye bye, good night।